हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। सो आज की वीडियो में जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ एंड कमीशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी। बिकॉज इससे हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, वेदर ये सिक्वेंसिंग में क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मैच करने को आता है। ठीक है, कमेटीज़ दी रहती हैं और उनका क्या काम था, उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की थी। सो इस तरह की क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि अगर आज आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे और इन कमेटीज़ और कमीशंस को अच्छे से थरली पढ़ लेंगे, सो इसके बाहर से एक भी कमेटी और कमीशंस नहीं पूछी जाएंगी फर्स्टली, और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जो पीवाईक्यूज आए हैं, वैसे तो इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है उसमें मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, बट यहाँ पर भी मैं 2-3 पीवाईक्यूज डिस्कस करूँगी जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो ये जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, इसका पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और जब भी पढ़ना चाहे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहली कमीशन जिसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको कहा गया, या फिर इसको काका कालेकर कमीशन भी कहा जाता था। बिकॉज इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? काका कालेकर थे, इसी वजह से इसको काका कालेकर कमीशन भी कहा जाता है। लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो आया था। ठीक है, किस ईयर में आया था? ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर 1953। ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, क्यों? क्योंकि इन सारे कमीशंस को कई बार किस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज में लगाने को आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ईयर बहुत ज़रूरी है कि आप ईयर पे ईयर आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा कमीशन किस ईयर में आया है। ठीक है, देन इस कमीशन ने रिपोर्ट कब फाइल की अपनी, मतलब रिपोर्ट कब सबमिट की? आफ्टर 2 ईयर्स, 1955 में सबमिट की। और इस कमीशन को अपॉइंट किसने किया था? जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 340। ओके, सो आर्टिकल 340 क्या कहता है? आर्टिकल 340 जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। ठीक, सो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने उस टाइम जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1953 में, उन्होंने ये कमीशन बनाया कि आप लोग ये देखिए, ये डिटरमाइन करिए कि किन को हम किन लोगों को हम कहेंगे कि हाँ ये लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करिए? उसके लिए आप एक क्राइटेरिया सेट करिए। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर डिफाइन करने के लिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और क्या क्या इस कमीशन ने किया, और रिकमेंड करिए, स्टेप्स रिकमेंड करिए जिसके थ्रू इन लोगों की जो है बेटरमेंट किया जाए। इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए वो स्टेप्स आप रिकमेंड करिए। आप ये रिकमेंड करिए कि हम कौन से क्राइटेरिया पर डिफाइन करेंगे कि ये लोग जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, और इसको ये दिमाग में रखिएगा कि ये कमीशन किसने किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अंडर आर्टिकल 340 ये कमीशन आया था। चेयरपर्सन काका कालेकर थे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के, और ईयर क्या था? 1953। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कमीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कमीशन है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बाद इन द ईयर एक्चुअली 1961 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आती है। और सेकंड बैकवर्ड क्लास जो कमीशन थी, इसके चेयरपर्सन बनाए जाते हैं बीपी मंडल, और इसी वजह से इसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो जितने भी ऐसे कमीशन हैं वो ज़्यादातर अपने चेयरमैन जो थे उनके नाम पर फेमस हुआ है। सो मंडल कमीशन वेरी फेमस कमीशन। सो इसकी जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? बीपी मंडल थे। ये किस ईयर में आया था? इंडिया 1979, बहुत जरूरी है आपको याद रखना। और रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1980 में, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और 1990 मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो चीज़ें लागू की गई। ठीक है, ठीक, अब इन्होंने एक्चुअली बताया क्या था? इन्होंने पहली बात तो ओबीसीज की बात की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की अपने इस रिपोर्ट में। आइडेंटिफाई किया कौन से बेसिस हैं जिस बेसिस पे बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया जा रहा है। वो बेसिस थे कास्ट, सोशल, इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल इन्होंने इंडिकेटर्स बना रखे थे, उस बेसिस पे इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की। इसके साथ ही इस कमीशन में और क्या बात की गई थी? इस कमीशन में रिजर्वेशन की बात की गई थी।
ठीक। और इसके बाद ही जो ओबीसी थे उनको 27% रिजर्वेशन की इसमें दिया गया कि हाँ इनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। सो ये था बैकवर्ड क्लास सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो कमीशन हम देखेंगे वो है एल्विन कमेटी। ठीक है। कमेटी और कमीशन ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो यहाँ पर एल्विन कमेटी है। ठीक। सो एल्विन कमेटी ये किस पे आई थी आप सबको पता होगा, वेरियर एल्विन पे। ठीक है। जिनको हम जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एथनोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इस कमेटी को ये इसके चेयरपर्सन थे एल्विन कमेटी, इसलिए इनके नाम पे ही एल्विन कमेटी है। और ये आई थी इन द ईयर 1959 में आई थी। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी जो मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए थे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए कि उसकी फंक्शनिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं जिनके लिए मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। साथ ही साथ और क्या काम था, द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर ऑल द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। सो जितनी भी बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई थी और जो मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए थे उसकी फंक्शनिंग को एग्जामिन करने के लिए ये एल्विन कमेटी आई थी इन द ईयर 1959। ओके। चलिए नेक्स्ट कमेटी पे चलते हैं। नेक्स्ट कमेटी है यूएन देवर कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार ये कमीशन हर बार रहता है। जब भी एग्जाम में कमेटीज़ और कमीशन को सीक्वेंस वाइज लगाना हो या फिर मैचिंग में हो तो ये कमीशन रहता ही है। ठीक है। सो यूएन देवर कमीशन और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यूएन देवर जो कमीशन था वो ये एक कमीशन था जिसने सबसे पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की बात की थी। मतलब इन्होंने कहा था कि ट्राइब में भी कुछ ऐसी ट्राइबल ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। तो उस लिए इन्होंने पीटीजी ये जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने का रिकमेंड किया कि हमें एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाना चाहिए। और इसी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को इन द ईयर 2006 में इसका इन द ईयर 2006 में इसका नाम बदलकर ये कर दी गई पीवीटीजी, जिसको हम लोग अब बोलते हैं पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और रिसेंटली अभी पीवीटीजीज हमारी कितनी है, 75 पीवीटीजीज हैं। ठीक है। सो अभी हमारे पास 75 पीवीटीजीज हैं और इनको पहले क्या बोलते थे, पीटीजी बोलते थे। और ये किस कमीशन के थ्रू आई थी, यूएन देवर कमीशन। ठीक। ये इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए ये जो यूएन देवर कमीशन है ये आया किस ईयर था, इन द ईयर 1961। और इसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस कमेटी को रिकमेंड किया था। और इसको बोला जाता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन बोला जाता है। इसका दूसरा नाम समझिए कि जो शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, इसका पहला नाम है। और इसको यूएन देवर ने, क्योंकि इसके चेयरमैन यूएन देवर थे, इसीलिए यूएन देवर कमीशन इसको कहा गया। ठीक है। और ये किस आर्टिकल के थ्रू आई थी, आर्टिकल 339(1) जो कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है। आर्टिकल 339(1) अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने सारे आर्टिकल्स अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक। सो ये कमेटी बनाई गई, जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई थी। और इसके चेयरपर्सन यूएन देवर थे। ईयर 1961 में ये कमेटी आई। इसने क्या किया था, ओवरऑल सिचुएशन जो ट्राइबल ग्रुप है उनकी ओवरऑल सिचुएशन को एड्रेस किया था। जो लैंड डिलिनेशन से रिलेटेड इश्यूज थे जो ट्राइब फेस कर रही थी उसको इस कमीशन ने एड्रेस किया था। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी बनाने के लिए कहा था कि हाँ इस कमीशन के बाद पीटीजी ग्रुप बनाई गई। ठीक है। और अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि किस क्राइटेरिया पे जो ट्राइब्स हैं उनको इस पीटीजी ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेटी पे चलते हैं। नेक्स्ट कमेटी है लोकुर कमेटी। सो लोकुर कमेटी जो है वो आई थी इन द ईयर लोकुर कमेटी जो है वो आई थी इन द ईयर 1965। इन द ईयर 1965 में लोकुर कमेटी आई थी। और ये कमेटी क्यों लाई गई थी, ये कमेटी लाई गई थी रिवीजन ऑफ लिस्ट ऑफ एससी और एसटी की लिस्ट को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ क्या होती है कि बहुत टाइम अगर पुरानी हो जाती है तो वो जो चीज़ जैसी रहती है वैसी पड़ी रहती है ना। हम नहीं देखते कि अच्छा इसमें किसको इंक्लूड करना है, कौन डेवलप हो चुका है अब उसको ज़रूरत नहीं है इस लिस्ट में रहने की, उसको किसको एक्सक्लूड करना है। सो वो चीज़ करने के लिए ये कमेटी बनाई गई लोकुर कमेटी कि अच्छा कौन से लोग हैं जिनको अभी एसटीज़ के ग्रुप में रहना चाहिए, कौन से लोग हैं जो डेवलप हो गए हैं और अब उनको एससी या फिर एसटी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी प्रॉपर उनको अब उतनी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो उस रिवीजन लिस्ट की कि कौन से लोग एससी और या फिर एसटी ग्रुप में रहेंगे, उस लिस्ट की रिवीजन के लिए ये कमेटी लाई गई इन द ईयर 1965 में। ओके। लेकिन अब जैसे आपको लिस्ट अगर रिवाइज करनी है, ठीक है, कि मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें जितने भी क्लास के बच्चे जो वीक बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं
उनको हम इस लिस्ट में डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम उस लिस्ट को रिवाइज करते हैं कुछ क्राइटेरिया पे कि अच्छा अब ये बच्चे जो हैं क्लास के ये अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, ठीक। अलग अलग क्राइटेरिया पे हम उनको चेक करेंगे कि नहीं इसकी तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो गई है, इनके तो मार्क्स भी अच्छे आने लगे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ये बच्चा अच्छा करा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उस लिस्ट से बाहर कर देंगे ना। सो बाहर करने के लिए यहाँ पर क्या जरूरत है, हम उसको अलग अलग क्राइटेरिया पे जज करें। इन द सेम वे जो SC और ST की लिस्ट को रिवाइज करने के लिए लोकुर कमेटी ने क्या किया कि एक क्राइटेरिया डिफाइन किया कि हम जो है STs को कैसे डिफाइन करेंगे, कि कौन लोग ST हैं, इनको इस लिस्ट में रखने के लिए वही लोग ST बनेंगे जो इस क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। और वो उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताया। क्या पहला क्या बताया कि उनमें प्रिमिटिव ट्रेड होगा, मॉडर्न ट्रेड नहीं होगा, प्रिमिटिव ट्रेड होगा, ओके। उनका कल्चर हम जो नॉर्मल लोगों का कल्चर से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा। वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होंगे, मतलब जो ऐसा नहीं कि वो सबके साथ रहते हो, एकदम कहीं बाहर एकदम अलग से जो रहते हो, आइसोलेशन में जो रहते हो, ठीक है। और फिर साइनस हो, साइनस किस में, कॉन्टैक्ट में जिसके अंदर साइनस हो, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए लोगों से मिलना, जो अपने में अब साई हो, जो अपने में ही रहते हो और उनको कांटेक्ट में कांटेक्ट लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो और लास्ट है बैकवर्डनेस, कि वो उतने डेवलपमेंट की बात आ गई कि जो अभी उतने डेवलप नहीं है, बैकवर्ड है एजुकेशनली, सोशली, कल्चरल और इकोनॉमिकली, ठीक है। सो जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है, ठीक है, उस बेसिस पे तो ये 5 क्राइटेरिया बनाए गए और इस क्राइटेरिया पे इस लिस्ट को रिवाइज किया गया, ठीक। पहला क्या है, प्रिमिटिव ट्रेड, दूसरा है डिस्टिंक्ट कल्चर, तीसरा है जियोग्राफिकली आइसोलेशन, चौथा है साइनस टू कॉन्टैक्ट एंड पांचवा है बैकवर्डनेस, ठीक। सो लोकुर कमेटी ये थी रिविजन ऑफ लिस्ट ऑफ SC एंड STs, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेटी सिलुआओ कमेटी, ठीक है। सिलुआओ कमेटी कब आई थी, इन द ईयर 1966 में, और ये कमेटी बनाई गई थी एड्रेस करने के लिए द इश्यूज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर। जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, जो भी इश्यूज आ रहे थे कि हम जब ट्राइब की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी ट्राइब्स हैं जिनको जो नहीं चाहती हैं कि वो चाहती हैं कि वो जैसी रह रही हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, उनको जरा सा भी उनके कल्चर में उनको मॉडर्नाइज करने की या फिर उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा ना जाए। सो उन सब चीज़ों को करने में, उनको ये बताने में कि नहीं आप एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, आप बाहर निकलिए, इन सब चीज़ों को, तो जो इश्यूज़ फेस कर रही थी गवर्नमेंट, उन सबको एड्रेस करने के लिए, उन इश्यूज़ को पता करने के लिए, उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर में, उस वेलफेयर के लिए, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, सिलुआओ कमेटी बनाएगी इन द ईयर 1966। चलिए नेक्स्ट कमेटी जो 7th कमेटी आई है वो है भूरिया कमीशन। भूरिया कमीशन, देखिए मैं यहाँ पर जोर दे रही हूँ इसलिए क्योंकि नीचे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एक भूरिया यहाँ पर भूरिया का एच गायब है। सो यहाँ पर देखिए एक भूरिया कमेटी और एक भूरिया कमीशन है। तो आप अपने दिमाग पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि वहाँ पर भूरिया कमीशन लिखा हुआ है कि भूरिया कमेटी लिखी हुई है। तो पहले भूरिया कमीशन के बारे में बात करते हैं। सो भूरिया कमीशन आई थी इन ईयर 2002 में, रिपोर्ट सबमिट की इन ईयर 2004 तक रही। इन्होंने क्या किया था, एड्रेस किया था जितने भी इशूज़ थे फॉर 5th शेड्यूल्स जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है। मतलब 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट नहीं होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन 4 स्टेट को छोड़ के, क्योंकि किसमें आते हैं, 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो 5th शेड्यूल के जितने भी एरिया आते थे, जितने भी स्टेट थे 5th शेड्यूल में, उनमें जो ट्राइबल लैंड एलिनेशन, फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग ऑफ पंचायत और विमेन स्टेटस को लेकर जितने भी इश्यूज थे उसको देखने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए भूरिया कमीशन बनाई गई इन द ईयर 2002 में, ओके। लेकिन अब भूरिया कमेटी क्या है, चलिए देखते हैं। सो भूरिया कमेटी जो है आई थी इन द ईयर 1994 में, मतलब पहले कमेटी आई है फिर कमीशन आया है, ठीक है। ये किस लिए आई थी, ये आई थी रिकमेंडेशन पेव द वे फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द पेसा एक्ट ऑफ 1966। देखिए पेसा एक्ट आप देखिए ये जो भूरिया कमेटी थी, इस भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो ट्राइबल एरिया है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर भी जो ग्राम सभा है उसकी इन्वॉल्वमेंट की जाए, ठीक है। उसकी क्या की जाए, इन्वॉल्वमेंट की जाए, ग्राम सभा की भी इन्वॉल्वमेंट की जाए, सो दैट कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ठीक है। और इस वजह से ये जो पेसा एक्ट 1996 था, इसको ये कहा गया कि हाँ इसको भी वहाँ पर क्यों ना लागू किया जाए, सो दैट कि ये जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर भी एक ग्राम सभा हो, जिससे कि वहाँ के लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को, और जो बाहर के लोग वहाँ जाके कई बार
उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है ट्राइबल लोगों को। सो वो चीज़ फेस ना करें और वहाँ पर की ग्राम सभा उस चीज़ पर नज़र रखे, ठीक है। सो पेशा थोड़ा सा पेशा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशा की बात कही गई है तो हमें पेशा के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए पेशा एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। पेशा का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशा जो है ईयर 1996 में आया था और इसका नाम ही देखिए, पंचायत का एक्सटेंशन किया जाए कहाँ पे, शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है। और ये स्पेशली ये पावर करता था ग्राम सभास को, जितने भी जो ग्राम सभास थी कि वो शेड्यूल्ड एरिया में उनको स्पेशल पावर दी जाती थी कि वो शेड्यूल्ड एरिया में काम करें, मैनेजमेंट वहाँ की देखें और साथ ही साथ स्पेशली किसके टर्म्स में, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक, उस पर भी ध्यान रखें कि कहीं मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया ही होते हैं, सो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखें कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ओके, सो ये पेशा एक्ट आया था, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये चीज़ किस कमेटी में इस एक्ट की बात की गई है, तो वो है भूरिया कमेटी, ठीक है, ठीक, भूरिया कमेटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूरिया कमेटी हमारी हो गई है, हमने समझ लिया कि रिकमेंडेशन पेव द वे फॉर इनैक्टमेंट ऑफ पेशा एक्ट, कि कैसे पेशा एक्ट को रिकमेंड किया जाए ट्राइबल एरियाज में। इन सब चीज़ के लिए कौन सी कमेटी आई थी, वो थी भूरिया कमेटी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है बंदोपाध्याय कमेटी। बंदोपाध्याय कमेटी जो है वो आई थी इन द ईयर 2006 में, मतलब बहुत पुरानी नहीं है। और इनका क्या काम था, इनका काम था कि जो वो उन एरियाज पे ध्यान देना, लुक एट द डेवलपमेंट और गवर्नेंस, उन एरियाज में ध्यान देना जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो एरियाज हैं, मतलब जहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर नक्सलाइट एरियाज हैं, उन एरियाज में, क्योंकि नक्सलाइट एरियाज भी ज़्यादातर किससे होती हैं, ट्राइबल, आपको पता है ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती हैं। जैसे हम इंडिया में देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, इंडिया में अगर आप बात करें तो यहाँ लिख देती हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़। सो ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट यहाँ पर जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। सो उन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उन एरिया में कैसी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम है बंदोपाध्याय कमेटी इन द ईयर 2006। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये भी कमेटी एकदम अलग, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ कमेटीज़ हैं जिनका थोड़ा सा वर्क जो है वो दूसरी कमेटी से सिमिलर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट की बात हो रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन जिन कमेटी का थोड़ा सा वर्क डिफरेंट है उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज पूछी जा सकती है वो। जैसे बंदोपाध्याय कमेटी, अभी तक आपने जितनी कमेटी पढ़ी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये कमेटी किस पे फोकस कर रही है, नक्सलाइट एरियाज पे फोकस कर रही है, ठीक है। सो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कमेटी नंबर 10, दैट इज मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी आई है 2005 में। इसका क्या वर्क था, एग्जामिन इश्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड पीपुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कमेटी है जिनका काम लगभग सिमिलर है, क्योंकि देखिए जो कमेटीज है ना, कई बार देखिए अलग अलग इसको जितनी भी मिनिस्ट्री, कई बार रूरल मिनिस्ट्री कमेटी बनाती है, कई बार होम मिनिस्ट्री कमेटीज़ बनाती है, ठीक है। सो अलग अलग कमेटी अलग अलग अपने एरिया को की कंडीशन जानने के लिए कमेटीज़ बनाती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये मुंगेकर कमेटी 2005 में आई है, इसका मेन काम क्या था, जो भी इश्यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को लेकर ट्राइबल एरियाज और उनके लोगों की, उनको जानने के लिए जो है ये मुंगेकर कमेटी बनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेटी पे हम लोग चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है, वो है वर्जीनियस खाखा थे, उनकी कमेटी, उन्हीं के नाम पे है खाखा कमेटी, ठीक है। और ये आई है किसमें, ये रिसेंट कमेटी है इन द ईयर 2013 में, और इसको हाई लेवल कमेटी कहा गया है, ठीक है। और रिपोर्ट इसने एक ही साल में आफ्टर 2014 में, आफ्टर 1 ईयर 2014 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। इन्होंने जो है ओवरऑल स्टडी की ट्राइब्स की, ठीक है, और अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे कौन कौन से क्राइटेरिया थे ये आपसे पूछा जा सकता है। सो आइए उन क्राइटेरियाज को देखते हैं। तो 5 मेन क्राइटेरिया थे जिस पे इन्होंने स्टडी की थी। पहला था लिवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है,
दूसरा था एजुकेशन, तीसरा था हेल्थ, चौथा था इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनवॉलेंट्री मतलब ना चाहते हुए भी जब ट्राइबल पॉपुलेशन को कहीं से माइग्रेट करने के लिए विवश कर दिया जा रहा है कि यू हैव टू लीव दिस प्लेस, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जब बनने लगती हैं सो वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनको क्या कहा जाता है कि आपको हम कहीं और जगह दे देंगे, आप वहाँ चले जाओ, आप ये जगह छोड़ो। या फिर अब वो किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रही हैं, वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम होना है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। वो वहाँ से आप कई बार बहुत से रिवोल्ट और प्रोटेस्ट आप लोगों ने देखे होंगे रिसेंट ईयर्स में भी देखे होंगे। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है कि नहीं चाहते वो लोग अपना जंगल छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है। उस वजह से उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उसकी भी स्टडी खाका कमेटी ने की थी। और साथ ही साथ जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर है, फिर माइग्रेशन को लेकर है, अलग अलग जो ट्राइब्स की अपनी अपनी मतलब प्रॉब्लम्स है। अभी आपने जैसे देखा कि मणिपुर में जो दो ट्राइब्स को आपस में लेकर दोनों ट्राइब का आपस में जो प्रॉब्लम था, सो ये जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी इस कमेटी ने एड्रेस किया। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो थे उसको भी इस कमेटी ने कहीं ना कहीं एड्रेस किया। इस कमेटी ने कहीं ना कहीं उस पर भी अभी तक अगर आपने देखा होगा तो किसी भी कमेटी ने ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर फोकस नहीं किया था, लेकिन इस कमेटी ने उस चीज़ पर भी फोकस किया। ठीक है, सो ये ज़रूरी है कि आपको ये 5 जो क्रिटिकल इशूज़ हैं ये भी आप अपने ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेटी है पीएस अप्पू कमेटी। सो पीएस अप्पू कमेटी जो है वो आई थी इन ईयर 1971 में। और इस कमेटी का काम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाई थी स्टडी ग्रुप ऑन रिलीफ इंडेप्टनेस, लैंड एलिनेशन, रिस्टोरेशन इन ट्राइबल डेवलपमेंट या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एरियाज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी टू स्टडी द जो मतलब जितना जो रिलीफ जो क्या मिला है इंडेप्टनेस से, लैंड एलिनेशन से, ठीक है, जो ट्राइबल डेवलपमेंट ये जो एजेंसी एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसका क्या आउटपुट निकला है, क्या उस चीज़ की स्टडी करने के लिए कि क्या उन लोग को इंडेफिनेस से रिलीफ मिला है कि नहीं, जो उनके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा कर्ज से वो लोग परेशान थे। उसके बाद फिर लैंड एलिनेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या उनको किस लेवल तक रिलीफ मिल पाया है, उसके लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए उसका क्या आउटपुट है, ये जानने के लिए पीएस अप्पू कमेटी बनाई। सो जितने भी ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एरियाज थे वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टडी कराई थी कि किस लेवल पर रिलीफ और रिस्टोरेशन हुआ है ट्राइबल पीपल का। ठीक है, उसके लिए पीएस अप्पू कमेटी आई थी इन द ईयर 1971 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। नेक्स्ट कमेटी इज बीके रॉय बर्मन कमेटी। रॉय एंड बर्मन इसमें 2 लोग थे और ये आई थी इन द ईयर 1982 में। और इस कमेटी ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट गाइडलाइंस टू ओरिएंट द फॉरेस्ट पॉलिसी इन अ वे दैट इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज ट्राइबल इकोनॉमी। मतलब ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बिटवीन जो फॉरेस्ट है और साथ ही साथ जो ट्राइबल इकोनॉमी। मतलब देखिए क्या होता है कि कई बार जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई गई ना, वो कई बार क्या होता था कि जो ट्राइबल पीपल थे वो उनके हिसाब से नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्राइब जो होते हैं वो फॉरेस्ट ही उनका घर है, उनका सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर जब गवर्नमेंट अपना रूल इनैक्ट करने लगती है तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम जो है कमेटी के थ्रू स्टडी करेंगे कि हमें ये चीज़ पता चले, हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाएं कि जिससे जो फॉरेस्ट पॉलिसी को हम इस तरीके से उसको ओरिएंट करें, इस तरीके से उसको लागू करें कि वो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेस्ट का इंटरेस्ट है वो भी बना रहे और ट्राइबल की इकोनॉमी जो है उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। ट्राइबल इकोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए ट्राइब्स की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। वो वहाँ से माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब जिनको हम MFP भी बोलते हैं, वो वहाँ से लेते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे उनको पैसे मिलते हैं। जो वुड्स हैं ट्राइब उस पर काम करती हैं, ठीक है, जो जंगल की लकड़ियाँ हैं उससे उनका काम होता है। ग्रेजिंग अपने जानवरों को वहाँ मतलब बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ जो लिवलीहुड है, जो उनकी इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं ट्राइब जो है वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन इससे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ट्राइब जो है वो जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती हैं। तो जूम कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करने से कई बार क्या होता है, लैंड जो है वो इनफर्टाइल होने के चांसेस रहते हैं, ओवर ग्रेजिंग के चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के ऊपर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो वो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कि फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे नेचर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ जो ट्राइबल इकोनॉमी है उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। उस चीज़ को एक बैलेंस जानने के लिए कि कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट किए जाएँ, उन लोगों से भी बात की जाए, गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर जाए बात करें, उस गाइडलाइंस को सजेस्ट करने के लिए ये बीके रॉय बर्मन कमेटी इन द ईयर 1982 बनाई गई। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेटी इज एनसी सक्सेना कमेटी। एनसी सक्सेना कमेटी ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और आप जब भी एनसी सक्सेना कमेटी सर्च करेंगे तो बहुत कई बार इनके बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, आपको अलग अलग चीज़ें आएंगी। बट अगर जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी ना, तो मुझे तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में जाकर ये पता मतलब कि ये मैंने इनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, तब मैं जानी कि अच्छा एनसी सक्सेना जी ने ये फॉरेस्ट राइट्स से रिलेटेड जो एक्ट है उस पर काम कर रखा है। 1 सेकेंड। हाँ, तो एनसी सक्सेना कमेटी हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो एनसी सक्सेना कमेटी आई थी ईयर 2020 में, और इसका काम क्या था? टू एग्जामिन एंड रिकमेंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो आया है उसके अंडर जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, मतलब जो कितना ट्राइब्स को क्या वो उनको क्या राइट्स मिल रहे हैं, कि वो किस लेवल तक CFR जो गाइडलाइंस हैं उसको एग्जामिन करें, उसको उसका रिकमेंडेशन कि ट्राइब्स को कितना छूट है, कि वो कितने राइट्स हैं उनके, कि वो किस लेवल तक जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उस पर उनका कितना राइट है, उन सब चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए, उसके रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, एनसी सक्सेना कमेटी, ठीक। सो ये थी 14 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये जो जितने भी कमेटीज़ एंड कमीशन है इसमें कुछ एक दो छुट्टी होगी, लेकिन नहीं तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ एंड कमीशन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इग्नू से, ये इग्नू में है, सो वहाँ से मैंने ये लिया है। सो वहाँ से आपको ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि ये इग्नू में है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज पेपर कई बार इग्नू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। मैं एक बार आपको जैसे बता दे रही हूँ कि 1 सेकेंड। सो पहली जैसी कमेटी है वो है वेरियर एल्विन कमेटी 59 में, देन देबर कमीशन 61 में, देन भार्गवा कमेटी 1961 में, लोकूर कमेटी 65 में, PS अप्पू 71 में, देन LP विद्यार्थी कमेटी भी आई थी 72 में। यही ट्राइबल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आई थी, ये कमेटी आई थी प्लानिंग कमीशन के मिड में ही आई थी। ट्राइबल पॉपुलेशन है इन सबको स्टडी करने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंड ऑल दैट। और ऐसी दुबे कमेटी भी लगभग वही थी, सेम ईयर में ही आई है। फिर आर्यन हल्दीपुर कमेटी जो है ये आई थी इन द ईयर 1972 में। देन सो ये कमेटीज देखिए नई है, ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। फिर BK रॉय एंड बर्मा कमेटी आई थी 82 में, देन भूरिया कमेटी आई थी 94 में, देन भूरिया कमीशन आया है, मैंने बताया इस पर ध्यान देना है, 2002 में। फिर नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर STs आई थी 2004 में। इसको मैंने आर्टिकल में, जब मैं आर्टिकल वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ तो वहाँ मैंने नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है मैं वो बताई हूँ। सो आप, मैं फिर से कहूँगी आर्टिकल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, तो ST जो है वो आया था इन द ईयर 2004 में, ठीक है। और लास्ट है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए 2004 में 2008 में एक कमेटी और बनी है, ठीक। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये तो थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी कमेटीज़ एक बार। और जो इसमें से कमेटी देखिए, कुछ कमेटी यहाँ पर नहीं आपको दिखेंगी, और कुछ कमेटी जो मैं ऊपर पढ़ाई हूँ उसमें, जैसे कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, तो वहाँ पर आपको CLIAO, तो वहाँ पर वो चीज़ मिलेंगी कुछ यहाँ पर, तो आप पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट कि हमारा जो हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, ठीक। सो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई। सो देखिए, यहाँ पर जितने भी मैंने बताया था कि जितने भी कमीशन है उसको सीक्वेंस पे लगाने को आता है, तो वो वैसे ही क्वेश्चन है कि आपको कमीशन दिया हुआ है देबर, CLIAO, मंडल और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी यहाँ पर दिया गया है, और आपको इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। सो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1 सेकेंड, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, दैट इज देबर कमीशन, बिकॉज ये आई थी इन द ईयर 61 में, 1961 में। देन CLIAO कमेटी ये आई थी 1966 में। देन मंडल कमीशन आया था 79 में, और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हुआ था इन द ईयर 1992 में, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देखिए दिसंबर 2009 का है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंडल कमीशन was constituted under which article of Indian Constitution। देखिए, मैं आपको ये भी मैंने आपको बताया कि ये कमीशन किस आर्टिकल के थ्रू आए हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मंडल कमीशन मतलब क्या है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन और फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही आर्टिकल 340, ठीक है, सोशली
प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के क्राइटेरिया को और साथ ही साथ उनके स्टेटस को स्टडी करने के लिए ये कमीशन आए थे। तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, आर्टिकल 340 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और देखिए और एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। ये देखिए जून 2010 का क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस was or were set up by President of India in fulfillment of constitutional requirement। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किन कमीशंस को बनाया। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर है बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय काका कालेकर, ओके। फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय बीपी मंडल, देन शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन हेडेड बाय यूएन देवर। सो हम तीनों कमीशन के बारे में बात किया है और मैंने आपको बताया है कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है काका कालेकर आर्टिकल 340, देन बीपी मंडल ये भी आर्टिकल 340 प्लस आर्टिकल 15, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, इस बेसिस पर भी तो बीपी मंडल कमीशन भी उस पर आता है। और जो ये शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब यूएन देवर कमीशन ये मैंने बताया कि आर्टिकल 339 फर्स्ट में है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है वहाँ पे। तो ये भी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आर्टिकल अगर आप आर्टिकल्स अच्छे पढ़ेंगे तो आपको कमीशंस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जितने तीनों कमीशन है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही के भी रिकमेंडेशन पे तीनों कमीशन बनाए गए हैं अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। सो ये आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और कमीशन सारे देख लिए हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो या फिर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया या फिर ये कमेटी नहीं बताई या फिर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया। बिलीव मी मैं आप सबके कॉमेंट जो है वो पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे लिए इतना इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, मेरे वर्क को। एंड बिलीव मी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी भी मैं हेल्प कर सकूँ और जितना भी मैं पूरा अपना एफर्ट डालती हूँ कि कोई भी टॉपिक है मैं आपको अच्छे से अच्छे ईजी तरीके से उस चीज़ को समझा सकूँ। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और लेकिन देखिए कई बार क्या होता है ना कि कई कमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको मैं कमेंट बॉक्स में उतना रिप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज वहाँ पर एक्सप्लेन करने की बारी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ, जैसे भारती ने मुझसे अभी कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारती ने जो मुझसे वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन किया। आप लोग मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई चीज़ें नहीं समझ आती आप प्लीज़ मुझसे काउंटर क्वेश्चन करिए बिकॉज आई बिलीव इन लर्निंग और मैं उसको और अच्छे से और रिसर्च करके मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन को। लेकिन भारती देखिए, भारती जी ने क्वेश्चन किया था वो एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन था और उसमें था कि मैरिज इज़ अ सोशली सैंक्शन्ड यूनियन बिटवीन मैन एंड वीमेन। देखिए भारती, मैरिज जो है वो यूनियन है मैन एंड वीमेन का, इसको आप मानती हैं कि नहीं मानती? ठीक है, ये तो है ही ना। लेकिन उस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैरिज एक सोशली सैंक्शन यूनियन है मैन एंड वीमेन का। मैंने उस स्टेटमेंट को करेक्ट इसलिए कहा था बिकॉज वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मैरिज इज ओनली सैंक्शन, केवल मैन और वीमेन के सेक्शन यूनियन की बात नहीं की जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि मैन और वीमेन का यूनियन है मैरिज। तो उस चीज़ से तो आप उस चीज़ को आप मानती होंगी ना कि मैन और वीमेन के यूनियन को हम मैरिज बोलते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर क्या है कि ओनली, वहाँ पर अगर ओनली लिखा होता है केवल मैन और वीमेन के ही यूनियन को हम मैरिज बोलेंगे, मैरिज बोलेंगे। सो वो तब मैं उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देती कि नहीं अब तो गे मैरिज भी लीगल हो गई हैं। अगर आप देखिए तो नियरली अगर आप देखोगे तो 34 कंट्रीज़ ने जो है वो उस होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल कर दिया है। और वर्ल्ड में अगर आप देखो 1 सेकेंड तो 29% जो है वो होमोसेक्सुअल मैरिज हो रही हैं, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज जो है, सेम सेक्स मैरिज 1 सेकेंड, सेम सेक्स मैरिज हो रही है, ठीक है। 34 कंट्रीज़ ने अलाउ कर रखा है। तो गे मैरिज या फिर होमोसेक्सुअल मैरिज या फिर सेम सेक्स मैरिज आप जो भी कहना चाहो तो वो चीज़ मतलब वो मैरिज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि अगर यहाँ पर ये लिख दिया गया होता कि केवल मैन और वीमेन के यूनियन को ही हम मैरिज बोलेंगे, तब मैं उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देती, फॉल्स कर देती। लेकिन वहाँ पर है कि मैन और वीमेन के यूनियन को मैरिज बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, सही बात है बोलते हैं, लेकिन केवल उसी को बोलते हैं, तब मैं वहाँ पे गलत कर देती बिकॉज अब जो है होमोसेक्सुअल मैरिज भी लीगल है और लार्ज नंबर में लोग होमोसेक्सुअल मैरिज हो भी रही। वैसे भी अगर देखिए मैरिज जो है वो बहुत एंथ्रोपोलॉजी में कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बोल सकती हूँ बिकॉज अभी तक हमेशा से शुरू से ही देखिए हम लोग क्वेश्चन भी हमारे यहाँ अगर आप देखे होंगे तो PG और ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोगों को क्वेश्चन भी लिखने को आता था कि मैरिज एक यूनिवर्सैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता था मैरिज के, कि मैरिज यूनिवर्सल डिफिनीशन है कि नहीं है। क्योंकि मैरिज जो है वो क्रॉस कल्चरली अगर आप देखोगे
अगला, तो हर कल्चर में मैरिज की डिफिनीशन, मैरिज की रिचुअल्स, परफॉर्मेंस अलग है, क्रॉस कल्चर, क्रॉस रिलीजन। अगर आप इस्लाम में देखोगे तो मैरिज क्या है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर ना। अगर आप हिंदुइज्म में देखोगे, ठीक, तो मैरिज क्या है, उसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, एक धर्म, रति और काम, ठीक है। तो अगर आप हर कल्चर में देखो, अगर आप रिलीजन, क्रॉस रिलीजन देखो, तो मैरिज की डिफिनीशन, उसका फंक्शन बदल जाता है, ठीक। इसी वजह से मैरिज की यूनिवर्सल डिफिनीशन पे हमेशा से डिबेट होती आई है। सो इस वजह से मैरिज हमेशा एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है। बट यहाँ पर देखिए भारती, यहाँ पर क्योंकि ये नहीं लिखा है कि केवल मैन और वुमेन के यूनियन को हम मैरिज कहेंगे, तो इस वजह से मैंने उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रखा है, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया, अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं और रिसर्च करके आपको बताऊंगी। और ठीक है, और आप सभी को कि अगर आज की भी वीडियो में अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी डाउट है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, या फिर किसी वीडियो में मैं उस आपके पॉइंट जो भी आपने लिख रखा है उस बारे में बात करूँगी, जैसे मैंने आज ये मैरिज वाले टॉपिक पर बात की, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।